सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, CDP की जो हमारी सीरीज है वो जारी है और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो कि हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है साथियों हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये आपका नया टॉपिक या कह लीजिए नया चैप्टर जो है हम शुरू करने वाले हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को आप हिंदी में वंशानुक्रम एवं वातावरण भी कह सकते हैं। एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, और साथ ही साथ वंशानुक्रम को आप आनुवांशिकता और वातावरण को आप पर्यावरण भी कह सकते हैं। एवं पर्यावरण। तो यही है आज का हमारा टॉपिक साथियों, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जिसको हम वंशानुक्रम एवं वातावरण एवं आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। भाई, ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे टीईटी एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो है क्या ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट? तो आपको मालूम है कि भाई जो मानव का विकास होता है या जो बच्चे का विकास होता है उस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, और उसका जो विकास होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर ही निर्भर होता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें सारी विशेषताएं वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं और उन्हें आकार देने का कार्य पर्यावरण करता है। पर्यावरण या मैं कहूं वातावरण करता है। ठीक, ये छोटी सी हम डेफिनेशन इसके बारे में लिख सकते हैं कि भाई हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बराबर रूप से जरूरी हैं, और हमें जितनी भी विशेषताएं मिलती हैं जब हमारा जन्म होता है तो वो विशेषताएं हमें वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होती हैं। और जब हम जन्म लेते हैं, जैसे कि हमारी आंखों का रंग है, ठीक, बालों का रंग है, ठीक, बॉडी का टाइप कैसा है, ये सब हमें विशेषताएं वंशानुक्रम से मिलती हैं। और जब हम जन्म लेते हैं, हम किस पर्यावरण में, किस वातावरण में पल बढ़ रहे हैं, वो डिसाइड करता है हमारे विकास को, यानी उसे आकार देने का काम करेगा पर्यावरण, वातावरण या एनवायरनमेंट। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चर्चा करते हैं भाई वंशानुक्रम एवं वातावरण के ऊपर। कि भाई आपने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, वुडवर्थ, जिनका पूरा नाम था साथियों रॉबर्ट एस वुडवर्थ। रॉबर्ट एस वुडवर्थ जो साथियों वो अमेरिका के रहने वाले थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कुछ टिप्पणी की है वंशानुक्रम एवं वातावरण के ऊपर। इन्होंने एक परिभाषा दी है। भाई रॉबर्ट एस वुडवर्थ, जिनका पूरा नाम था, जो मतलब नॉर्मली हम इन्हें वुडवर्थ के नाम से ज्यादा जानते हैं। भाई तो इन्होंने एक परिभाषा दी थी। इनकी जो परिभाषा थी वो कुछ इस प्रकार थी साथियों कि जो मानव विकास है या जो बच्चे का विकास होता है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक, तो
यानी इनके अनुसार क्या था भाई, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। ठीक, इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं कि भाई जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये जो विकास है साथियों, ये इनका प्रोडक्ट कहा जाएगा। ठीक, ये निशान आप क्रॉस ना समझिएगा, ये जो विकास है वो इसके प्रोडक्ट के बराबर है। ये सीधे तौर पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि भाई मानव विकास या बाल विकास जो है वो है क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है। तो भाई सम है, गुणनफल है, भागफल है, ठीक, योगफल है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है हमारा विकास, ठीक, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट कहा जाएगा। ये ना ही ये सम कहा जाएगा, ना ही ये डिवीजन कहा जाएगा। हमारा जो विकास है साथियों वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक, यानी ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक, दोनों ही इक्वल रूप से इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे को क्या है, सहयोग करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई वंशानुक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पर्यावरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मानव विकास है वो उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के बराबर है और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट की ये भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स ये प्ले करते हैं। तो ये कुछ छोटी सी और जानकारी थी वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में साथियों। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेरिडिटी की, यानी कि आनुवांशिकता की, कि भाई आनुवांशिकता है क्या, इसकी बात कर लेते हैं साथियों। आनुवांशिकता क्या है भाई, मानव को आधार प्रदान करने का काम करती है। मानव के विकास के लिए आधार यानी कि बेस जो है वो प्रोवाइड करती है, आधार प्रदान करती है। ठीक, हमने बात की आनुवांशिकता की कि भाई मानव का जो विकास है उसके लिए आधार प्रदान करने का काम करेगी, एक बेस प्रोवाइड करने का काम करेगी। ठीक, जब भी हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव यानी कि उसके बेस जो आधार है वो मजबूत होगा तो मकान भी मजबूत बनेगा। तो इसी प्रकार से जो हेरिडिटी है वो हमारे विकास के लिए, मानव के विकास के लिए साथियों आधार यानी कि बेस प्रोवाइड करती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो अच्छे होशियार लोग हैं उनके बच्चे भी होशियार होते हैं। ठीक, जो कोई अच्छे एथलीट हैं या खिलाड़ी हैं तो उनके बच्चे भी खेलकूद में अच्छे होते हैं, यानी कि उनमें आनुवांशिक गुणों का क्या है, स्थानांतरण हुआ है। ठीक, उन्हें आनुवांशिक गुण अपने माता पिता से मिले हुए हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आनुवांशिकता को और हम क्या भाई नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं माता पिता से बच्चे को विरासत में मिले सभी गुण, विरासत में मिले सभी गुण आनुवांशिकता कहलाते हैं। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी कहलाते हैं। ठीक, तो साथियों कि भाई माता पिता से बच्चे को विरासत में मिले सभी गुण आनुवांशिकता कहलाते हैं।
से बच्चे को विरासत में मिले सभी गुण आनुवांशिकता कहलाते हैं। ठीक, कि भाई माता पिता से विरासत में यानी उनसे ट्रांसफर होके वो गुण किस में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं, तो यही आनुवांशिकता कहलाता है। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भाई कोई अच्छा खिलाड़ी है तो उसके बच्चे भी थोड़े अच्छे स्ट्रांग होते हैं, फिटनेस उनकी अच्छी होती है। कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, कोई लेखक था, तो उनके बच्चों में भी वो गुण आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई माता पिता से बच्चे को विरासत में मिलते हैं गुण। ठीक, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं साथियों कि भाई हेरिडिटी की प्रोसेस किस प्रकार चलती है, कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो साथियों हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी आगे समझेंगे तो आपको मालूम ही होगा कि नर और मादा की जो जनन कोशिकाएं हैं उनके मिलन से भाई ओवम यानी कि डिंब का निषेचन होता है, जिसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो हम साथियों लिख सकते हैं कि भाई गर्भाधान के समय नर और मादा के जनन कोशिकाओं यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ओवम का निषेचन जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे साथियों फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो गर्भाधान के समय जब गर्भ धारण करती हैं महिलाएं तो भाई उस समय क्या है, नर और मादा की जनन कोशिकाएं यानी रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उनके मिलन से डिंब यानी कि ओवम का निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है साथियों, इसी को हम कहते हैं जाइगोट। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, द फर्टिलाइज्ड एग is known as zygote। ठीक, ये जो निषेचित डिंब है इसी को हम जाइगोट कहेंगे। तो साथियों अभी हमने पढ़ा कि भाई हेरिडिटी की हम बात शुरू की है हमने, तो मानव के विकास के लिए आधार प्रदान करती है हेरिडिटी सबसे पहले तो, और बच्चों में जो भी गुण उन्हें विरासत में मिलते हैं वो उनके माता पिता से मिलते हैं। तो माता पिता से विरासत में जो भी गुण उन्हें मिल रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, आनुवांशिकता कहेंगे। अब आनुवांशिकता की जो प्रक्रिया चलती है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, जन्म होता रहता है बालकों का। ठीक, तो इस प्रकार क्या है कि भाई फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, गर्भाधान के समय नर और मादा की जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब ओवम का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, और इसी फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या कहेंगे साथियों, जाइगोट के नाम से हम जानते हैं। इसके आगे मैं आपको पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम वो डायग्राम समझें। तो साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। ठीक, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया को हम साथियों समझने वाले हैं। एक तरफ हम मेल, ठीक, नर को लेते हैं और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं फीमेल को, मादा। ठीक, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है इस चीज को समझना। अब मेल स्पर्म जिसे हम हिंदी में कहेंगे पितृकोश। ठीक, मेल स्पर्म पितृकोश, ये जो है वो जाकर के मीट करेगा, इससे मिलन होगा साथियों फीमेल ओवम से। इसका मिलन होगा साथियों, मीट करेगा ये फीमेल ओवम, जिसे हम एग कहेंगे, डिंब कह सकते हैं, और हिंदी में इसे हम कहेंगे मातृकोश। तो साथियों मेल स्पर्म जो मिलता है जाकर के ओवम, फीमेल ओवम यानी कि एग मातृकोश से, पितृकोश का मिलन होता है मातृकोश से, तो उत्पन्न होता है साथियों जब ये फर्टिलाइज्ड एग जो उत्पन्न होता है उसे हम कहेंगे जाइगोट।
जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में हम कह सकते हैं पितृकोश और मातृकोश को मिलकर संयुक्त रूप से संयुक्त कोश। ठीक, संयुक्त कोश। इस संयुक्त कोश के अंतर्गत साथियों दोनों के अंदर, मेल्स और फीमेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे गुणसूत्र। ठीक, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पहले इसे समझते हैं हम कि भाई क्रोमोसोम्स गुणसूत्र जो हैं मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं साथियों, और ये दोनों के अंदर 23 जोड़े होते हैं। इसके कितने जोड़े होते हैं? 23 पेयर्स। और टोटल अगर इनकी गिनती होगी जोड़े में ये पाए जाते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, जो टोटल 23 होते हैं। और जोड़े में पाए जा रहे हैं तो 23 दूनी टोटल आपके हो जाते हैं ये 46। ठीक, तो क्रोमोसोम से साथियों इससे उत्पन्न होंगे जीन्स। अब ये जीन्स यानी कि जिसे हम हिंदी में कहेंगे पितृयक। ठीक, पितृयक। तो ये जो पितृयक यानी कि जीन्स है ना साथियों, यही गुणों से यही गुणों को माता पिता से बच्चों में लेकर आते हैं। ये जो जीन्स है इनका काम क्या है? ये माता पिता से गुणों को, जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, क्वालिटीज हैं, गुणों को बच्चों में लेकर आते हैं। तो ये जीन्स ही हैं जो माता पिता से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण करते हैं। ठीक, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला होगा भाई कि भाई क्वेश्चन इसी से बन जाता है कि माता पिता से गुणों को बच्चों में कौन सी चीज स्थानांतरित करती है। तो उसमें ऑप्शंस भी ये सभी आपको देखने को मिल जाते हैं कि भाई जाइगोट करता है, क्रोमोसोम्स करते हैं, जीन्स करते हैं, पितृकोश, मातृकोश, ऐसे कई ऑप्शंस होंगे जो इसी प्रोसेस से संबंधित होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है साथियों कि ये जीन्स हैं जो माता पिता से गुणों को बच्चों में लेकर आते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है साथियों जो हमने समझी। एक बार फिर से इसे देखते हैं कि भाई मेल स्पर्म यानी कि पितृकोश जो है वो जाकर के मिलता है फीमेल ओवम डिंब यानी कि मातृकोश से। फिर इससे जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जाइगोट उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं संयुक्त कोश। फिर उसके बाद इसमें होते हैं क्रोमोसोम्स जो है गुणसूत्र। गुणसूत्रों को अगर जोड़ों में देखा जाए तो दोनों में मेल और फीमेल में 23 जोड़े पाए जाते हैं और टोटल इनकी संख्या होती है साथियों 46। इन क्रोमोसोम से निर्माण होगा भाई जीन्स का, और ये जीन्स ही हैं जो माता पिता से गुणों को बच्चों में लेकर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे कई बार आपको प्रश्न भी देखने को मिला होगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई सर साइंस तो नहीं पढ़ाने लगे। भाई साइंस नहीं, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये उसी के अंतर्गत है और इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद हम क्रोमोसोम्स की भी बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक, क्रोमोसोम्स जिसे हम हिंदी में कहेंगे गुणसूत्र। ठीक, गुणसूत्रों को अगर भाई पेयर्स में देखा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में। ठीक, और टोटल आपके होंगे ये 46। इसको थोड़ा समझते हैं। एक तरफ हम मेल को देखते हैं और एक तरफ देखते हैं साथियों फीमेल को। ठीक, तो मेल के अंदर ये 23 पेयर्स होंगे और उसी प्रकार से फीमेल के अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, अब इन 23 पेयर्स में से साथियों आपके दो हिस्से डिवाइडेड हैं। 22 जो पेयर्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों के अंतर्गत। 22 पेयर्स जो है साथियों वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम्स। अब ये ऑटोसोम्स करते क्या है साथियों? ये बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं।
बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक। और वहीं एक पेयर जो है वो साथियों होता है सेक्स क्रोमोसोम। जो बच्चे का जन्म निर्धारण करेगा, ये बर्थ ऑफ चाइल्ड, इसको निर्धारण करेगा साथियों, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ठीक। और महिलाओं ने भी वही सेम कि भाई 22 तो आपके क्या होंगे, 22 जो पेयर्स हैं, जोड़े हैं, वो आपके ऑटोसोम्स होंगे, ठीक। और ये बॉडी स्ट्रक्चर को यहां भी मैं लिख देता हूं, बॉडी स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करेंगे। और दूसरी तरफ एक पेयर जो होगा वो महिलाओं में भी सेक्स क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम, जो आपके बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का जन्म का निर्धारण करेगा, ठीक। तो ये हम समझ रहे हैं साथियों कि भाई मेल के अंदर 23 पेयर्स, उसी प्रकार फीमेल के अंदर भी 23 पेयर्स होते हैं। दोनों के अंदर 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जिनसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर तय होता है, ठीक। और एक पेयर दोनों के अंदर ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो आपके बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के जन्म का निर्धारण करेगा। अब मेल के अंदर जो क्रोमोसोम है भाई ये है एक्स वाई क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? एक्स वाई क्रोमोसोम। और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम है साथियों वो है एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये दोनों का सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक। तो एक्स वाई मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एक्स एक्स। इसको याद रखने में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कई स्टूडेंट्स को, तो इसको हम बड़ी आसानी से ध्यान भी रख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है कि देखिए लड़कों में हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो है x एक है y, ठीक। दो हैं अपने पास x और y। तो लड़कों का स्वभाव ज्यादातर कैसा होता है कि भाई घर में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। कि भाई घर में देखा तो बड़े ही शांत स्वभाव के देखने को मिलते हैं, कोई आया तो बड़ी ही शांति से, और बाहर जाकर के वो आतंकवादी किस्म का व्यवहार वो अपनाते हैं। तो घर में कुछ और, बाहर कुछ और, x y अलग अलग व्यवहार। जबकि महिलाओं का मैंने ज्यादातर व्यवहार देखा है तो घर में जैसी वो होती है शांत सुशील सज्जन, उसी प्रकार से उनका व्यवहार जो है बाहर भी देखने को मिलता है, ठीक। तो यानी जैसा घर में वैसा ही बाहर। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप ये ना समझिएगा कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने अनुभव किया है, तो मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया। तो एक्स वाई क्रोमोसोम आपका पुरुषों के अंदर देखने को मिला, एक्स एक्स क्रोमोसोम आपका महिलाओं के अंदर देखने को मिला। जब जो महिलाओं के क्रोमोसोम है, ध्यान से समझिएगा कि भाई एक्स क्रोमोसोम के अंदर पुरुषों का वाई क्रोमोसोम जाकर जब मिलता है तब एक लड़के का जन्म होता है, बॉय का जन्म होता है, ठीक। और जब महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम में पुरुषों का एक्स क्रोमोसोम जाकर मिलेगा, एक्स प्लस एक्स, तब एक गर्ल का, एक लड़की का जन्म होगा, ठीक। तो देखिए ये जो क्रोमोसोम है सेम वही आ गए कि भाई एक्स वाई बॉय के लिए था तो एक्स में वाई मिला तो आपका बॉय हो गया, और एक्स एक्स लड़कियों के लिए था तो एक्स में एक्स मिला तो ये आपके गर्ल चाइल्ड को जन्म देगा, ठीक। अच्छा, ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, बड़ा ही भाई सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर कई लोग बात नहीं करते। कि कई बार आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय दिखाया जाता है कि भाई किसी महिला की जैसे लगातार बच्चियां हो रही हैं। वैसे इसकी चर्चा करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है तो इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। कि भाई आपने देखा होगा कि गांव देहात में जैसे किसी महिला की कई लगातार लड़कियां हो गई तो बहुत सारे घर वाले उस महिला को पूछते हैं कि भाई तुम हमें एक बेटा नहीं दे पाई, तुम हमेशा लड़की का ही जन्म करती हो। जबकि ये बात सरासर गलत है। भाई लड़के का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा, इस बात की पूरी निर्भरता रहती है पुरुष के ऊपर, ठीक। तो वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के, वो डिसाइड करते हैं कि भाई एक लड़के का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा। इसमें महिलाओं के क्रोमोसोम्स का कोई लेना देना नहीं है।
तो ये बिल्कुल ही मिथक है जो उन्हें इल्जाम दिया जाता है कि आप एक लड़का नहीं दे पाए, ऐसा वैसा। वैसे तो लड़का और लड़की सभी बराबर है, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर डिसाइड करते हैं तो वो मेल के क्रोमोसोम्स हैं जो लड़के और लड़की का जन्म डिसाइड करते हैं, ना कि फीमेल के। तो ये थे साथियों क्रोमोसोम्स के बारे में हमने जानकारी एकत्रित की कि भाई 23 पेयर्स दोनों में, महिलाओं और पुरुषों में देखने को मिलते हैं, टोटल होते हैं 46। ठीक, अब 23 पेयर्स में से दोनों के अंदर 22 पेयर्स आपके ऑटोसोम्स होते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, और एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा जो बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के जन्म को डिसाइड करेगा। पुरुषों के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा और पाया जाता है, माफ कीजिएगा, और महिलाओं के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अब एक्स वाई मैंने आपको ट्रिक बताई कि भाई जैसा घर में है वैसे बाहर नहीं है, तो एक्स वाई ये पुरुषों के लिए हो गया, और जैसे घर में है वैसे ही बाहर स्वभाव है, तो ये एक्स एक्स महिलाओं के लिए। जब एक्स में वाई आकर के मिला, एक्स वाई किसके लिए था? पुरुषों के लिए, तो एक लड़के का जन्म होगा, और एक्स से एक्स आकर के मिला तो एक लड़की का जन्म होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं। लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के, वही डिसाइड करते हैं बर्थ ऑफ ए गर्ल और अ बॉय। ठीक, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और हेरिडिटी के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। तो कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेरिडिटी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सबसे पहले कुछ दो एक इंपॉर्टेंट आपको फुल फॉर्म में बता रहा हूं कि भाई सबसे पहले डीएनए और दूसरा है आपका आरएनए। ठीक, डीएनए और आरएनए, इनके फुल फॉर्म्स भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई डीएनए को हम बोलेंगे डी ऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है साथियों डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वही बात करें आरएनए की, तो इसको केवल कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है भाई डीएनए और आरएनए, इससे पता चल जाता है कि भाई आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि कोई बच्चा मेले में खो जाता था, फिर बड़े होकर वो मिलता था, तो उसका डीएनए टेस्ट किया जाता था कि भाई ये उन्हीं की संतान है कि नहीं। डीएनए जो है परिवार से बच्चों का मैच कर जाता है कि भाई माता पिता से उनके बच्चों का मैच कर जाएगा, तो इससे उनकी पहचान हो जाती है। डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और साथ ही साथ आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनके फुल फॉर्म्स भी पहले कई बार पूछे गए हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको मैं लिखवा दूं। अब बात करते हैं भाई कि फादर ऑफ हेरिडिटी की। हेरिडिटी की बात चल रही है, तो फादर ऑफ हेरिडिटी की बात ना चले ऐसा नहीं हो सकता। तो फादर ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता के जनक। तो आनुवांशिकता के जनक जो है साथियों, वो कहे जाते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल, ये साथियों ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और इन्हें क्या है फादर ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता के जनक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या है एक रिसर्च की थी। इन्होंने अपनी एक रिसर्च की थी, और वो की थी पीस पे, यानी मटर पर इन्होंने अपना एक शोध अध्ययन किया था। मटर पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया था कि भाई किस प्रकार आनुवांशिक गुण परिवार से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। तो मटर पर एक बहुत ही बड़ा प्रयोग इन्होंने किया, मटर के पौधों पर, कि भाई उनके जो पौधे थे एक ही प्रकार के होते थे, कि भाई डबल उनके जो दाने हैं उसी प्रकार से दूसरे पौधों में भी होते थे, या एक सिंगल दाना है तो उसी प्रकार से दूसरे पौधों में होते थे। तो मटर पर शोध अध्ययन करने के बाद इन्हें भाई फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम से जाना जाने लगा। तो हेरिडिटी पर कई सारी इन्होंने फिर बातें बताई, तो इसीलिए इन्हें क्या है फादर ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के जनक के नाम से भी जाना जाता है। एक और व्यक्ति की हम साथियों बात कर लेते हैं, उनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन,
फ्रांसिस गाल्टन जो है साथियों, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक, इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये एक स्टैटिस्टिशियन थे। स्टैटिस्टिशियन यानी कि एक सांख्यिक थे। भाई डेटा इकट्ठा करना इनका काम था। तो सांख्यिक थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने डेटा कलेक्ट किया कहीं पे, इन्होंने कुछ डेटा, बहुत सारी जानकारी एकत्रित की, डेटा कलेक्ट किया इन्होंने, डेटा कलेक्टेड ऑन हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक, हेरिडिटी पर इन्होंने डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद इन्होंने बहुत सारी इंक्वायरीज, बहुत सारी बातें बताई हेरिडिटी के बारे में, और उन बातों को बताते हुए उन्होंने एक बुक लिखी, हेरिडिटी के ऊपर। उस बुक का नाम था साथियों हेरिडिटरी जीनियस। हेरिडिटरी जीनियस, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि भाई आनुवंशिक विद्वान। तो हेरिडिटरी जीनियस, लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हेरिडिटरी जीनियस के नाम से ही पूछ ली जाती है पुस्तक। तो ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ हेरिडिटी तो है ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक, कई बार मेंडल या ग्रेगर मेंडल भी इनका नाम बोल दिया जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने बहुत गहन अध्ययन, रिसर्च की मटर के ऊपर, मटर के पौधों के ऊपर, फिर हेरिडिटी के कई सारे इन्होंने नियम बताए। ठीक, और फ्रांसिस गाल्टन जो थे वो एक स्टैटिस्टिशियन थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने भी कई सारा डेटा कलेक्ट किया, बहुत सारी जानकारी एकत्रित की आनुवंशिकता के ऊपर, और उसके ऊपर काफी सारी रिसर्च करने के बाद इन्होंने अपनी भी बातें बताई। अब उन बातों को इन्होंने साथियों एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस। कई बार कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फादर ऑफ हेरिडिटी हैं आपके ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जोहान मेंडल, तो लोग समझ लेते हैं कि भाई हेरिडिटरी जीनियस जो है वो बुक भी इन्होंने लिखी है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हु रोट द बुक हेरिडिटरी जीनियस, तो उसमें जो पहला ऑप्शन होता है ना साथियों, वो होता है आपका ग्रेगर जोहान मेंडल। तो कई बार आप सोचते हैं अरे मेंडल ने रिसर्च की और पहले मेंडल है, ये तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, ले भैया ले मेंडल ले, कोई कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन पर आपके फ्रांसिस गाल्टन भी होंगे, जो सही ऑप्शन है। तो आप ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ हेरिडिटी तो है ग्रेगर जोहान मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने रिसर्च की थी मटर के ऊपर। ठीक, और जो बुक है हेरिडिटरी जीनियस, ये लिखी गई थी फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे और जो कि एक सांख्यिक थे, स्टैटिस्टिशियन थे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आए होंगे और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो हेरिडिटरी का जो टॉपिक साथियों हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले ट्विन्स कंसेप्ट की, यानी हम समझने वाले हैं जुड़वा बच्चों की अवधारणा। जुड़वा बच्चों की अवधारणा कि भाई कभी कभी तो सिंगल बॉय या गर्ल का जन्म होता है, लेकिन कभी कभी जुड़वा बच्चों का भी जन्म होता है कि भाई या तो दो बालक जन्म लिए या दो बालिकाओं ने जन्म लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई एक बालक और एक बालिका का जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म होता है। तो इस जुड़वा बच्चों की अवधारणा को हम साथियों समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है और उनसे प्रश्न किस प्रकार से आपका पूछा जाता है। जुड़वा बच्चों की अवधारणा, जो ट्विन्स कंसेप्ट है साथियों, ये आपको दो प्रकार का देखने को मिलेगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अब उन दोनों प्रकारों को हम एक डिफरेंस की तरह समझ सकते हैं। एक मैं लाइन खींच देता हूं बीच में, एक डिफरेंस जैसे हम समझते हैं उससे हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है आपका आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक, जिसे हम हिंदी में कहेंगे समरूप जुड़वा। जुड़वा। और वहीं जो दूसरा प्रकार है साथियों वो है फ्रेटर्नल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक, इसे हम हिंदी में कहेंगे गुणभेद जुड़वा। गुणभेद जुड़वा। जैसा कि इनके नाम से ही समझा जा सकता है कि भाई समरूप
उनमें लगभग समानताएं ज्यादा होंगी, गुणभेद उनके गुणों में थोड़ा भेद देखने को मिलेगा, फ्रेटर्नल ट्विंस। तो सबसे पहले इसको समझते हैं साथियों कि भाई आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं, ठीक, दूसरी तरफ हमने लिखा है फ्रेटर्नल ट्विंस, तो आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, मोनोजाइगोटिक, ठीक, जाइगोट का मतलब संयुक्त कोश, तो मोनोजाइगोटिक मतलब एकल संयुक्त कोशीय होते हैं, ठीक। और वहीं बात करें कि भाई फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो ये मोनो है, ये होते हैं डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, ठीक, ये एकल है तो ये दो होंगे, ठीक, कि दो आपके संयुक्त कोश मिलकर फ्रेटर्नल ट्विंस का निर्माण करेंगे। अब अगर बात करें कि भाई ये मोनोजाइगोटिक था, ये आपका सेम जाइगोट से यहां आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण होता है, और वहीं बात करें फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो ये डिफरेंट जाइगोट से इनका निर्माण होता है, डिफरेंट जाइगोट, ठीक, जाइगोट यानी कि संयुक्त कोश। अब अगर आगे हम बात करें कि भाई जाइगोट का निर्माण होता है कि भाई मातृकोश जो है, ठीक, कि पितृकोश से मिला मातृकोश, तो जाइगोट का निर्माण हुआ। ये जो है कि भाई आपका आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम सिंगल ओवम, एक ही मातृकोश से इसका निर्माण होता है, ठीक। और वहीं दूसरी तरफ बात करें फ्रेटर्नल यानी कि गुणभेद जुड़वागी, तो ये डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट ओवा, ठीक, ओवम का प्लूरल है ओवा, ये एक है ये दो है, ठीक, तो ओवा यानी कि मातृकोश की यहां बात हो रही है, मातृकोश, ठीक, दो मातृकोश होंगे, दो अलग अलग मातृकोश। तो हमने भी बात की साथियों कि भाई आइडेंटिकल ट्विंस बड़ा ही आसान है, इसको समझिएगा। आइडेंटिकल मतलब समरूप, ये मोनोजाइगोटिक कहलाते हैं यानी कि एकल आपके संयुक्त कोशी, और ये कहलाते हैं आपके डाइजाइगोटिक यानी कि ये द्वितीय होते हैं, यानी ये दो जाइगोट से मिलकर आपके बने होंगे। अब ये तो सेम जाइगोट से इनका निर्माण होता है, जबकि ये टू डिफरेंट या दो डिफरेंट जाइगोट इसमें होते हैं। इसी प्रकार से, या दो हटा लीजिए, डिफरेंट जाइगोट इसमें होंगे, इतना काफी है। ये जो है एक सिंगल, एक अकेले ओवम से, एक अकेले मातृकोश से इनका निर्माण होता है, आइडेंटिकल यानी समरूप, जिनमें समानताएं देखने को मिलेंगी, ठीक। और ये आपके क्या है, दो अलग अलग मातृकोश से यानी कि टू सेपरेट ओवा से इनका निर्माण होगा। अब ये क्या है, समरूप है, तो ज्यादातर साथियों ये या तो आपको बॉय और बॉय देखने को मिलेंगे, ठीक, या इसमें गर्ल और गर्ल बच्चों का जन्म होगा, यानी जुड़वा होंगे तो या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी। जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस गुणभेद जुड़वा में ज्यादातर, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर आपको एक लड़का और एक लड़की का जन्म आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें दो लड़के या दो लड़कियां नहीं जन्म ले सकती, इसमें आपका एक लड़का एक लड़की, ज्यादातर दोनों लड़कियों का भी जन्म हो सकता है इसमें, और साथ ही साथ आपके दोनों लड़कियों का भी जन्म हो सकता है, ठीक। थोड़ा सा टिपिकल, ये थोड़ा सा एक वो है कंसेप्ट, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं आसानी से, थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो, कि भाई ट्विंस कंसेप्ट यानी जुड़वा बच्चों की हमने अवधारणा को समझा, जो कि दो प्रकार की है, ठीक। कितने प्रकार की साथियों, दो प्रकार की। अब पहले है आइडेंटिकल, देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा, आइडेंटिकल यानी कि समरूप, जिनकी आइडेंटिटीज लगभग सेम होगी, ठीक। और फ्रेटर्नल यानी कि गुणभेद, जिनके गुणों में कुछ ना कुछ भेद होगा, आप समझ सकते हैं इस तरीके से। ये क्या है, मोनोजाइगोटिक होते हैं, कौन से, आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि एकल संयुक्त कोशी, और ये डाइजाइगोटिक होते हैं यानी कि इनमें दो संयुक्त कोश मिले होंगे। इनका निर्माण आपके सेम एक ही जाइगोट से हो जाता है, जबकि इनका निर्माण आपके अलग अलग, दो अलग अलग डिफरेंट जाइगोट से होता है।
ये जो है आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि समरूप जुड़वा का निर्माण आपका एक सिंगल ओवम, सिंगल मात्र कोश से होगा। भाई मोनोजाइगोटिक है यानी एकल है तो एक ही सिंगल आपका ओवम इसमें काम करेगा। और ये डाइजाइगोटिक यानी दो काम कर रहे हैं तो ये डिफरेंट दो अलग अलग ओवा यानी कि दो अलग अलग मात्र कोश से इनका निर्माण होता है। अब ये आइडेंटिकल ट्विंस है तो हमेशा इसमें या तो लड़का लड़का या लड़की लड़की का जन्म होगा, लेकिन ज्यादातर फ्रेटर्नल ट्विंस में आपका लड़का या लड़की का जन्म होगा दोनों साथ में, या लड़का लड़का भी हो सकता है और लड़की लड़की का भी जन्म हो सकता है। इसमें आपके ये तीनों कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, जबकि आइडेंटिकल में आपकी ये दो ही कंडीशन देखने को मिलेंगी। अब इनसे कई बार प्रश्न बन जाता है कि भाई मोनोजाइगोटिक कौन से ट्विंस होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो सिंगल एकल संयुक्त कोशी हैं आपके आइडेंटिकल या समरूप जुड़वा, और डाइजाइगोटिक दो अलग अलग जाइगोट से कौन से होंगे, भाई आपके गुणभेद जुड़वा। अगर एक लड़का और एक लड़की का जुड़वा बच्चों का जन्म हो रहा है तो वो किस प्रकार के ट्विंस हैं, ठीक, कि भाई आइडेंटिकल है या फ्रेटर्नल है, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेटर्नल है। और हमेशा लड़का लड़का या लड़की लड़की का जन्म जब होता है जुड़वा बच्चों के रूप में तो वो होता है आपका आइडेंटिकल यानी कि समरूप जुड़वा के तौर पर। तो ये था ट्विंस कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भाई उम्मीद करता हूं इसी के साथ कि ये भी आपको समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको भी नोट कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात की थी कि भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, उसके बाद हमने बात की भाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की कि भाई किस प्रकार से एक मेल स्पर्म फीमेल ओवम में जाकर मिलता है और वो पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बात की कि भाई 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको महिला और पुरुष दोनों में देखने को मिलते हैं। यदि X और Y है तो वो पुरुष का जन्म होगा और X और X क्रोमोसोम मिलता है तो वो महिला का जन्म होगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है, बट जो मेल के क्रोमोसोम्स है वो डिसाइड करते हैं बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, नॉट द क्रोमोसोम्स ऑफ अ वुमन। तो फिर उसके बाद हमने साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात की कि भाई डीएनए, आरएनए, ग्रेगर मेंडल की बात की हमने, फ्रांसिस गाल्टन की बात की, और उसके बाद हमने ट्विंस कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश की। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का साथियों ये हमारा पार्ट 1 है कि भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करने की सोच रहा हूं। तो पार्ट 1 जो था जो हमने आज समझा, इसके अगला जो वीडियो होगा हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे भाई प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, फिर हम एनवायरनमेंट की भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो नेचर और नर्चर यानी कि प्रकृति और पोषण जो विवाद है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये था पार्ट 1 हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या है हमारी नोटिफिकेशंस आपको आगे मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल राज लर्निंग क्लासेस, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा है टेलीग्राम चैनल राज लर्निंग क्लासेस, वहां आपको सेम लोगो देखने को मिलेगा जो हमारे चैनल पर है, ठीक, यूट्यूब चैनल पर है। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद हमारे सारे वीडियोस, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है किसी भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के तो वो हम वहाँ पोस्ट करते हैं, और साथ ही साथ सिलेबस है और अन्य जानकारी और थोड़ी सी तैयारी हम वहाँ कराते हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब वक्त है विदा लेने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। नमस्कार।